साउथ से अपडेट ले लेते हैं। आंध्र प्रदेश हैदराबाद में क्या हलचल है? अब्दुल बशीर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अब्दुल, क्या हलचल है, क्या जानकारी मिल पा रही है? किस किस के फोन की घंटी बज चुकी है या फिर संभावना है कि अभी फोन आ जाएगा? देखिए, यहाँ पर तेलुगु देशम पार्टी जिन्होंने 16 सांसद यहाँ से एनडीए की सरकार में रहेंगे, इनमें से 2 लोगों के नाम बाहर आए हैं। 2 लोग का कंफर्मेशन हो चुका है। एक है राम मोहन नायडू, जो तीसरी बार सांसद रह चुके हैं श्रीकाकुलम से। तीसरी बार उन्होंने 3 लाख मेजोरिटी से यहाँ से बहुमत हासिल की, और ये तेलुगु देशम पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर भी रहे हैं। तो इनका नाम आगे आया है कैबिनेट मंत्री के रूप में। और एक और नाम जो सामने आया है डॉक्टर चंद्रशेखर का। ये पहली बार सांसद बने हैं तेलुगु देशम पार्टी से। गुंटूर से इन्होंने चुनाव लड़ा था। लगभग 3 लाख का बहुमत से इन्होंने विजेता प्राप्त की। काफी अहम सीट गुंटूर मानी जाती है तेलुगु देशम पार्टी के लिए, तो यहाँ से जीतना उतनी आसान बात नहीं थी, लेकिन 3 लाख की बहुमत से ये यहाँ से जीत के आए हैं। और लगभग चर्चा में पहले भी रहे हैं कि सबसे जो संपत्ति इनकी 5,000 करोड़ की संपत्ति इनकी फैमिली की से अधिक बताई जा रही है। तो पहले भी ये चर्चा में रह चुके हैं, लेकिन इस बार एमओएस का पद इनको दिया जाने वाला है। तो ये 2 कंफर्मेशन तेलुगु देशम पार्टी से हुए हैं। बताया ये जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि बीजेपी तेलुगु जो आंध्र प्रदेश बीजेपी है, वहां से 3 सांसद जो चुन के आए हैं, दगुबटी पुरंदेश्वरी जो यहाँ के अध्यक्ष है, सीएम रमेश, तो इनमें से भी एक को मंत्री पद दिया जाएगा। तो ये बात जो है सामने आ रही है, लेकिन 2 लोगों का कंफर्मेशन हो चुका है तेलुगु देशम पार्टी से। एक है डॉक्टर चंद्रशेखर, जिसको एमओएस का पद दिया जाएगा, और एक कैबिनेट मंत्री होंगे। मोदी की तीसरी 3.0 कैबिनेट में राम मोहन नायडू को कैबिनेट का जो है पद दिया जाएगा। ठीक है अब्दुल, नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी खबर पर जानकारी दर्शकों के बीच रखने के लिए। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी दिल्ली से लगातार नजर बनाए हुए इस बड़ी खबर पर, ब्रेकिंग न्यूज पर, कि किस किस का फोन जो है वो ऑन है, किसके पास फोन जा रहा है या जा चुका है, और किसकी और संभावना है। चलिए और डिटेल लेते हैं और रुख करते हैं दोबारा हिमांशु का। हिमांशु, और क्या जानकारी मिल पा रही है? वो चाय पर जो बुलाया गया, आमंत्रित किया गया, यानी चाय का कूपन किस किस के पास मिलेगा, जिसको आमंत्रित किया जाएगा, इसका मतलब ये है कि कैबिनेट में उनको जगह मिलने जा रही है। और बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे जो सांसद महोदय हैं। हो सकता है कईयों का जो है पत्ता भी साफ हो, कई लोग हार चुके हैं चुनाव, और कई लोग जो हैं मौजूदा कैबिनेट में जिनकी जगह थी, हो सकता है हमें वो देखने को ना मिले, क्योंकि परफॉर्मेंस के आधार पर भी किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका चयन करते हैं, बीजेपी चयन करती है, एनडीए चयन करती है, ये देखने वाली बात होगी। तो और क्या ब्रेकिंग न्यूज देंगे अपने दर्शकों के लिए? देखिए मुझे लगता है कि उन सभी की जो आंखें हैं और कान है वो फोन पे लगे हुए हैं कि बस एक घंटी बज जाए, जो फोन आ जाए और बता दे कि 11:30 बजे जो है आपको प्रधानमंत्री आवास यानी कि 7 लोक कल्याण मार्ग पर जो है चाय पे बुलाया है। अब उसके बाद किसी को उसके अलावा कुछ नहीं सुनना, क्योंकि 3 कैटेगरी है कैबिनेट की। एक है कैबिनेट मंत्री, एक है कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और दूसरा होता है केंद्रीय राज्य मंत्री। उनको ये तो नहीं बताया जाएगा कि अभी फिलहाल कि आपको कौन से किस कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन इतना जरूर होता है कि जब आपको कैबिनेट सेक्रेटरीट और राष्ट्रपति भवन के सेक्रेटरीट से कॉल आ जाता है, वहां से बताया जाता है कि आपका ये शपथ पत्र आपको भेजा जा रहा है, आप जहां हैं, और ये शपथ आपको लेनी है, इस पद पर लेनी है। यानी कि या तो आप कैबिनेट मंत्री लेंगे, कैबिनेट मंत्री की अगर आप शपथ लेते हैं तो आपको 2 बार शपथ लेनी होती है, और कैबिनेट मंत्री के साथ जो स्वतंत्र प्रभार है उसके लिए 1, और एमओएस यानी केंद्रीय राज्य मंत्री के लिए भी आपको 1 बार शपथ लेनी होती है। तो वो सारी ब्रीफिंग जो है वो राष्ट्रपति भवन की तरफ से कर दी जाती है, और जब आपको शपथ ग्रहण समारोह के लिए बैठाया जाता है तो सीक्वेंस से बैठाया जाता है कि कौन से नंबर पे आपको शपथ लेनी है, और आपका किस नंबर पे, यानी कि अगर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेते हैं तो हमने पिछले दोनों बार देखा है, 14 में भी और 19 में भी, कि राजनाथ सिंह दूसरे नंबर पे लिए, तीसरे नंबर पे 2019 में गृह मंत्री अमित शाह ने ली, चौथे नंबर पे नितिन गडकरी थे, उनके बाद जो है तमाम मंत्रियों ने शपथ ली थी। बिल्कुल। तो ये एक सीक्वेंस होता है, उनकी वरिष्ठता के अनुसार उनको बैठाया जाता है कि आपका ये नंबर है। ये तमाम चीजों को ध्यान रखते हुए जो है राष्ट्रपति भवन में जो है अरेंजमेंट किए जाते हैं, लेकिन बहरहाल सब ये इस चीज को लेकर सोच रहे हैं, क्योंकि 543 सांसद है और एनडीए के जो है 294, उन 294 में से हर चौथा सांसद ये चाहता है कि उनको कॉल आ जाए, क्योंकि हर चौथे सांसद को जो मंत्री पद में, मंत्री परिषद में जो है जगह मिलने वाली है। लगभग 60 मंत्रियों को जो है वो जगह मिलेगी। तो अब हर आदमी यही सोच रहा है कि उसको कॉल आए और वो यहां पहुंच जाए। लेकिन
सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपको कदम से कदम मिलाकर चलना और सबसे बड़ी बात यह भी है हिमांशु की दिल की धड़कनें उनकी बड़ी होंगी, चूंकि देखिए 294 हैं अब एनडीए की अगर हम जोड़ लें और इसमें से 60 लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है जो कुछ पहले के जो मंत्री होंगे कुछ को शायद हटाया जाए, तभी फिर नए को मौका मिलेगा और एडजस्ट किया जाएगा गठबंधन के और बाकी सहयोगियों को। तो उनकी दिल की धड़कनें तो बड़ी होंगी कि कहीं वो भी फोन ना हो जाए कि भैया हमारी तो जगह आपके लिए नहीं हो पा रही। नहीं, उसके लिए फोन नहीं जाता है कि आपको जगह नहीं दी जा रही है, उसके लिए सीधा मैसेज होता है कि आपको फोन नहीं आया है तो आपको जगह नहीं मिल रही है। बहुत से लोगों के मुझे भी फोन मैसेजेस आ रहे हैं कि कहां से फोन आ रहा है, कौन फोन कर रहा है, लेकिन जिनको फोन पहुंच रहे हैं वो फोन ये भी बताने के लिए तैयार नहीं हो रहे। बड़ी मुश्किल से बामुश्किल उनके सहयोगी ये बता रहे हैं कि फोन आ गया है। और बहुत लोग आपको याद होगा 2014 और 19 में ऐसा भी हुआ था कि जब शपथ ले लिया था उन्होंने, मंत्री बना दिए गए थे, तो एक हफ्ते 10 दिन बाद ये खबर सामने निकल कर आई। जैसे मुझे याद है प्रताप सारंगी कह रहे थे कि नेटवर्क में ही नहीं था, हमारे पास तो फोन ही नहीं आ रहा था। बाद में पता चला कि दिल्ली से फोन है और ज्वाइन करना है, मंत्री पद उनको जिम्मेदारी संभालनी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो एकदम श्योर कर रहे होंगे कि भैया हमारा तो नेटवर्क आ रहा हो। बिल्कुल श्योर कर रहे होंगे। मैं आपको एक और घटना बता देता हूं। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाना था, तब उनको फोन किया गया, उनका फोन नहीं लग रहा था, तो उनके बेटे दामाद में से परिवार के किसी सदस्य को फोन किया गया कि आप जाके बताइए कि उनको बात करनी है। तब उनको बाद में बताया गया, तो उन्होंने कहा देखिए मेरे फोन में तो नेटवर्क ही नहीं था। तो वो फिर दिल्ली आई, दिल्ली में आके उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था। ये तमाम इस तरीके के किस्से कहानियां जो है वो है, और ये होता है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, और नेटवर्क काम ना करने के कई बार जो है नुकसान भी हो जाते हैं। बिल्कुल, और वही जिसको नुकसान होता है कई फायदा हो जाता है। बिल्कुल हिमांशु जुड़े रहिए, थोड़ा फौरन क्या हलचल है इसको भी समझ लेते हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी नजर आ रहे हैं और चेहरे पर मुस्कान लिए हैं, खिलखिला रहे हैं। लेकिन लखनऊ से कुमार अभिषेक भी जुड़ गए हैं। कुमार, जानना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में क्या हलचल है? झटका तो लगा है बीजेपी को, लेकिन कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, क्या संभावना है? क्योंकि उसी हिसाब से मैदान में उतारना होगा, ताकि फिर विधानसभा चुनाव भी होगा तो फतह भी करना होगा। तो किस तरह की अभी हलचल है, क्या खबर है यूपी से? देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सबसे बुरी हालत रही है और शायद मंत्रिमंडल में भी यह रिफ्लेक्ट हो। जिस तरीके से पिछले मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश को ढेरों प्रतिनिधित्व मिला था, इस बार उसके आधे मिलने की संभावना है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव भी 3 साल दूर है। और ऐसे में आप देखेंगे कि बहुत सारे मंत्री तो पहले ही हार चुके हैं। टेनी हार गए हैं, स्मृति ईरानी हार गई हैं, महेंद्र पांडे हार गए हैं, निरंजन ज्योति हार गई हैं, संजीव बालियान हार गए हैं। तो आधे दर्जन से ज्यादा मंत्री तो पहले ही हार के बैठ गए हैं। ऐसे में जो बचे हैं उनमें सबसे आगे नाम अगर किसी का चल रहा है, जो माना जा रहा है कि हर हाल में होंगे, वो राजनाथ सिंह है। इसके अलावा कई नए चेहरे होंगे, लेकिन चर्चा यहाँ इस बात की है कि क्या इस बार अनुप्रिया पटेल को जगह मिलती है या नहीं, क्योंकि जो एक दिन पहले जो शाम को सभी लोग बुलाए गए थे उसमें अनुप्रिया पटेल नहीं गई थी या उन्हें नहीं आमंत्रण था। ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा कयास उन्हें लेकर लगाए जा रहे हैं, लेकिन कई नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, ये आप मान लीजिए, क्योंकि कई ब्राह्मण चेहरे हार गए हैं। और ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी शायद इस बार यहाँ का प्रतिनिधित्व कम से कम अपने पहला मंत्रिमंडल जो बनाने जा रहे हैं उसमें हो सकता है कि कम हो। थोड़ा निराशा का भाव है, बहुत ज्यादा लोग कुछ बोल नहीं रहे, और सभी को ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपने भाषण में कहा था कि मंत्रिमंडल के लिए आपको बहुत सारी बातें सुनाई देंगी, लेकिन किसी के चक्कर में नहीं आना है। तो देखना यह है कि क्या उत्तर प्रदेश ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है, क्या उसी के हिसाब से यह मंत्रिमंडल बनता है या फिर इसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट आता है।